क्या भारत का संविधान वास्तव में सेकुलर है? कि मैं अपनी बात आपसे कहूंगा, आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरी बात मानेंगे, आपको अच्छा नहीं लगता हो तो आपकी मर्जी है। कि जजों द्वारा जजों की नियुक्ति सही लोकतांत्रिक है या ये सर ये अपारदर्शी है? बाकी सबको आप पारदर्शिता का पाठ सिखाते हैं और आप लोग उतने अधिक क्यों नहीं हैं? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलना सही है? प्रेस के फ्रीडम पे बाहरी दबाव उतना अधिक नहीं है जितना हमारे लालच का दबाव अंदर बना है। अनुच्छेद 370 तो भूतकाल की रिसर्च ईवीएम सबसे अच्छा तरीका है लोकशाही के लिए। यूसीसी समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है और आप श्योर कि ये होगा ही इस देश। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। आज का हमारा ये पॉडकास्ट बेहद खास है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो न केवल कानून की बारीकियों को पढ़ाते हैं बल्कि शासन के उच्चतम स्तर पर उनको अपनी सलाह भी देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर हरवंश दीक्षित जी। सर वर्तमान में राज्य भवन सचिवालय गुवाहाटी आसाम के एडवाइजर के महत्वपूर्ण पद पे कार्यरत हैं और साथिया उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी TMU में लॉ फैकल्टी के डीन हैं और प्रोफेसर भी हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विजन और भारतीय संविधान के रक्षक के रूप में आपका अनुभव हमारे दर्शकों को के लिए आज ज्ञान का नया मार्ग खुलेगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, हमारा आपका। आप आ जाए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे चैनल का सौभाग्य कितना बड़ा व्यक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे आपके साथ चर्चा हो गया है। सर नो डाउट ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि लोगों को जानकारी का अभाव है कानून के बारे में प्रॉपर। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज्ञान से मैं उनको अपने व्यूअर्स को सब पहुंचा सकता। मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक संभव है नहीं सर, आपका अंदर बहुत है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सर जी। क्या भारत का संविधान वास्तव में सेकुलर है या समय के साथ साथ इस शब्द की परिभाषा राजनीतिक लाभ के लिए बदल दी गई है? कोई भी संविधान या किसी भी दस्तावेज की प्रकृति किसी एक शब्द के घटाने या बढ़ाने से नहीं बनती। सर अगर सेकुलर शब्द नहीं भी जोड़ा गया होता 42वें संविधान संशोधन हुआ तो भी हमारे संविधान में अनुच्छेद 25, 26, 27 या कि 28 ये चारों उपबंध ऐसे हैं जो कि इसको सेकुलर ही बनाते हैं। सर अनुच्छेद 25 ये कहता है कि एवरी पर्सन shall have right to profess, propagate, practice religion upon one's own choice। यानी कि संविधान के दूसरे उपबंधों और इस बाकी शर्तें हैं उनके अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से, दो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है समान रूप से अंतरात्मा का और अपने पसंद के धर्म, दोनों बातें, अपनी पूजा का अधिकार या अंतरात्मा का। अंतरात्मा के माने ये कि हमारी मर्जी है कि मैं हिंदू भी नहीं हूँ, मुसलमान भी नहीं हूँ, सिख भी नहीं हूँ, ईसाई भी नहीं हूँ, किसी धर्म को नहीं मानता, तो हमारे अंतरात्मा की भी आज़ादी हमारा संविधान देता है और प्रत्येक व्यक्ति को देता है। इवन अमेरिका का भी व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है, इस जगह पर भूमि पर पैर रखता है, तो उसको भी इस मामले में वही आज़ादी है जो आपको मिली हुई है। इतना पवित्र, इतना महत्वपूर्ण ये हमारा अनुच्छेद है। और अपने पसंद की पूजा पद्धति को मानने, यानी हमारे मन में जो चीज़ है आचरण करने, ठीक है, कोई जनेऊ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, आचरण करने जो हमारा बाहरी हिस्सा है और उसे प्रचारित करने का अधिकार है। और सबको बराबर रूप से प्रचार करने का मतलब करवर्जन नहीं है। प्रचार करने का मतलब ये कि मैं अपनी बात आपसे कहूंगा, आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरी बात मानेंगे, आपको अच्छा नहीं लगता हो तो आपकी मर्जी है। सभी व्यक्ति की आजादी या व्यक्ति की स्वतंत्रता हुई फिर निश्चित रूप से। तो और इसमें कोई संदेह है कि 42वें संविधान संशोधन में सेकुलर शब्द तो जोड़ा गया, लेकिन हमारा संविधान इसके पहले भी उसके प्रति सेकुलर ही थी। प्रगति जो उसकी प्रकृति थी वो सेकुलर भी थी। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्यों नहीं लिखा है शब्द? कई बार होता ये है कि जैसे ये आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, कई बार होता है कि जिसको हम ये मानते हैं कि हम मन से इस काम में भी जुड़े हुए हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाए। फिर बाद में जब ये महसूस करते हैं कुछ लोग कि नहीं इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए, तो उसको स्पष्टीकरण के रूप में दे देते हैं।
और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब लिखते होते हैं तो तमाम वो बातें जहन में नहीं आती जो कि भविष्य में किसी परेशानी का सबब बन सके। सर उस समय जब लिख रहे थे तो हमारे संविधानवेत्ता दुनिया के, हमारे देश के नहीं, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विद्वान लोगों में से थे। उस समय ये माना गया होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स पढ़ी है, और उसमें ये बात कई बार चर्चा में, और ये बात कि हम उसके बाद जो स्पष्टीकरण में इतनी बातें लिख दे रहे हैं कि उसमें सेकुलर शब्द लिखे या ना लिखे उसका कोई मतलब नहीं सर लेकिन फिर भी जरूरत हुई तो उसको लिख जब मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को क्लियर हो गया कि सेकुलर शब्द जो है अगर नहीं हो तब भी हम सेकुलर, तब भी सेकुलर, तब भी हमारा संविधान सेकुलर है। सर ये कॉलेजियम सिस्टम जो है सर, कि जजों द्वारा जजों की नियुक्ति सही लोकतांत्रिक है या ये सर ये अपारदर्शी है? क्या सरकार को सर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए सर? डेमोक्रेसी की एक खुद खूबसूरत बात है, लोकशाही अपनी कमियों को हाशिए पे उस दोष को परिष्करण करती रहती थी उसका। और डेमोक्रेसी अगर जीवन डेमोक्रेसी है तो जो हमारी है सर, कॉलेजियम सिस्टम कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है सर। वो जजेस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको शामिल किया सर, लेकिन उसके पहले की पृष्ठभूमि ये थी कि ऐसा लग रहा था कि जजेस के अपॉइंटमेंट में या उनके प्रमोशन में गैर जरूरी दखलंदाजी हो गई थी, और कुछ जरूरत से ज़्यादा हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट को अचानक ये लगा कि हमें इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ करना चाहिए, तो उसमें कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से जोड़ा। अच्छा, हर चीज़ जब आती है, काम होता है, तो उसके दोष पता लगते हैं। जिस प्रकार से शुरू में वो जो दोष पता लगा, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि निर्णय है इसलिए संविधान के विद्यार्थी के रूप में मैं तो ये नहीं कह सकता कि वो गलत है, लेकिन मेरी असहमति है किसी प्रकार के इस प्रकार के कॉलेजियम जैसी चीज़ जो संविधान में नहीं है उसके जोड़ने का। लेकिन फिर भी एक सिस्टम है जिसमें कि नियुक्ति की प्रक्रिया एक तय की गई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब वो अंदर से ही कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, और ऐसी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जो ये कहने लगे हैं कि ये अपारदर्शी है, और विशेषकर इसलिए भी कि दुनिया जब पारदर्शिता की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमें पारदर्शी होने, पूरी लोकशाही को पारदर्शी होने में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। तो अब आम आदमी, अच्छा, आपके इस डिजिटल माध्यम से तो लोग इतना जागरूक हो रहे हैं कि अब वो प्रश्न करने लगे हैं सर कि बाकी सबको आप पारदर्शिता का पाठ सिखाते हैं और आप लोग उतने अधिक क्यों नहीं हैं। बहुत बढ़िया। तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारे आपकी तरह ही तमाम चीज़ों को देखता रहता है। कई मामलों में वो पारदर्शी हुए भी हैं, और मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में चीज़ें और बेहतर रास्ते पे जाएगी, चाहे वो मतलब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल के माध्यम से हो या नया संशोधन जैसे पिछली बार कोशिश की गई थी उसके माध्यम से हो। इन सभी माध्यमों से मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो कभी रह गई है और अंदर से चूंकि इसके बारे में मांग उठने लगी है, तो आने वाले 5-10 वर्षों में चीजें ठीक होगा। मैं सर जजों द्वारा जजों की नियुक्ति को आप सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। ऐसा पूरी दुनिया में, अमेरिका में तो चलिए अब संदर्भ है तो मैं आपको बता दूं, अमेरिकन सिस्टम में यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जजशिप पर लाइफ लॉन्ग जजशिप है। यानी पूरे जीवन भर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बना रह सकता है। अब उन्होंने नियम बना दिए 70 साल के बाद आप चाहें तो जज के रूप में बैठने के अधिकार के सिवाय आप जज के सभी सुविधाओं के साथ रिटायर हो सकते हैं। मतलब तो वहां पर जो सिस्टम है जज नियुक्त करने का, वो पहले जब प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करता है, सीनेट से पास तो बाद में होगा 2/3 बहुमत से, उसके बाद वो जाता है जुडिशियल कमेटी है, सीनेट बहुत पावरफुल कमेटी, जैसे हमारे यहाँ कमेटी होती है तो से कमेटी है। और जुडिशियल कमेटी के सामने जब नाम जाएगा किसी एक व्यक्ति का, तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके विचार मंगवाए जाते हैं। बार के लोग आएंगे, लॉ फैकल्टी के लोग आएंगे, या बाकी जितने भी लोग हैं, या वे लोग जो कि अपनी बात कहना चाहेंगे। एक न्यायाधीश तो इसलिए न्यायाधीश नहीं हो पाए सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि जुडिशियल कमेटी के ओपन हियरिंग के दौरान एक ऐसा तथ्य सामने आया कि जब वो 9वीं कक्षा में थे तो अपने सहपाठी के किसी नोट का नकल करके उन्होंने भाषण दिया था। They maintain such type of integrity। बड़ी बात है
किसी प्रकार की कोई भी छूट अस्वीकार्य है। नहीं और विशेषकर जुडिशरी में मेरी व्यक्तिगत राय है सर कि पॉलिटिकल सिस्टम में थोड़े बहुत दोस्त तो चल जाएंगे, क्योंकि 5 साल के बाद आप बदल देते हैं, उनके दोस्त धुल जाते हैं। जनता ये मानती है कि हमने इनको हटा दिया। जजशिप में एक दिक्कत क्या है कि अकाउंटेबिलिटी का कोई सीधा सिस्टम नहीं है। सो मन में जो जनता के अगर एक बार आ जाए कि अमुक सिस्टम अच्छा नहीं है, तो मन में गांठ बांध ले। तो वी कैन अफोर्ड इट इन द, भला कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप के मामले में तो फिर भी चल सकता है कुछ समय तक। जुडिशियल लीडरशिप के मामले में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत न्यायपालिका की आम आदमी का भरोसा ही होता है, और भरोसा जरूर बना रहना चाहिए। तो जाती तौर पर मुझे लगता है प्रेजेंट सिस्टम की जगह पर ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसमें कि ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका हो। दूसरी बात ये भी कि एक और दिक्कत में जो कॉलेजियम सिस्टम के साथ है कि सरकार के पास या और लोगों के पास तो कम से कम तमाम मशीनरी है जानने का कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने कहाँ गलती की है जीवन में। जुडिशियरी के पास या कॉलेजियम के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अब से 50 साल पहले जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कौन सी गलती की थी, जो हमारी इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि सरकार की भूमिका उसमें होनी चाहिए। हमारे न्यायाधीश केवल न्यायपालिका के ही गौरव नहीं है, हम सबके गौरव हैं। तो जिन हम सबके गौरव हैं, तो हम सबकी भूमिका होनी चाहिए, और हमारे माध्यम से मतलब हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी होना चाहिए। सर वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है सनी देओल का, एक पिक्चर का, कि जनता को क्या मिलता है से तारीख। तो सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि न्याय के बाद लोग सेटिस्फाइड नहीं है, जनता सेटिस्फाइड नहीं है न्यायपालिका के तौर तरीके से। थोड़ा इसमें और अभी चेंजेस की जरूरत है। नहीं, देखिए, चेंज तो एक शाश्वत प्रक्रिया है। परिवर्तन प्रकृति का एकमात्र नियम, और खूबसूरती यह है कि जो कौम जरूरत के मुताबिक अपने आप में जितना परिवर्तन करने का जज्बा रखती है, वो कौम उतनी मजबूत हो। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी, जो भी डेमोक्रेसी सफल हुई है सर, वो अपनी ओपननेस से सफल हुई है। डेमोक्रेसी एक लग्जरी है सर। आप कहते होंगे भाई गाली भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, उसके नुकसान जो भी हो, लेकिन उसके अपने फायदे हैं। और फायदे ये हैं कि जो एक दूसरे से मतभेद हैं, जो टेंशन्स हैं, इनफैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट मैनेजमेंट ऑफ अग्रीमेंट्स, इट इज मोर द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स। सर जो असहमति है उसको हम कितनी खूबसूरती से मैनेज करते हैं, वो कला है लोकशाही। और जो लोग इसमें जितने अच्छे तरीके के सफल हैं, वो डेमोक्रेसी उतनी सफल। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि ये एकमात्र देश आपका, मैं इसलिए गर्व कर रहा हूँ इस देश पे कि एकमात्र देश है इस पूरे हमारी तुलना तो हमारे आसपास के लोगों से होगी। मैं तुलना कर लेता हूँ, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, ऊपर चाइना, श्रीलंका, ये आपका नेपाल, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, इराक, ईरान में किसी भाई बंधु म्यांमार, एक से तुलना कीजिए। पिछले 50 वर्षों तक लगातार किसी के पास डेमोक्रेसी रही, किसी का। और अब हम सौभाग्यशाली हैं कि लगातार न केवल डेमोक्रेसी बल्कि लगातार हमने 17-18 इलेक्शंस, मतलब जो इलेक्शंस करवाए, और उसमें जो हमारा किसी जमाने में GER हुआ करता था 47 में, बहुत कम, नीचे 4-5%, आज पहुंच गया 25% के आसपास। लोगों का मतलब अफ्लुएंट हुए हैं, लोगों की क्रय करने की क्षमता बढ़ी है, बाकी सिक्योरिटी बढ़ी है। तो इस डेमोक्रेसी में तमाम टेंशन को देखते हुए, तमाम एक दूसरे का विरोध होते हुए, तमाम जितना भी चाहे जितना दुख, मैं कतई मतलब वो क्या निराश नहीं होता जब मैं सुनता हूँ कि अमुक व्यक्ति को भी इलेक्शन लड़ने का मौका दे दिया गया। भाई अगर कानून उसकी अनुमति दे रहा है तो लड़ने, वो जनता वहां पर जज करने निर्णायक की भूमिका में, अगर वो समझती है कि वो व्यक्ति उसके लिए बेहतर रिप्रेजेंटेटिव है तो दे लाना चाहिए। और इस पे केस में चर्चा कर लेता हूँ, शायद इससे और बातें क्लियर हो जाए। देयर वाज ए पर्सन हु वाज ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक व्यक्ति भाभी यादव बराबर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के इसका नाम है। तो ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ऐसा व्यक्ति चुन लिया गया जो कि ग्रेजुएट नहीं था। और वो लोग जो ग्रेजुएट थे वो चले गए कोर्ट, और कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि क्या ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई व्यक्ति ऐसा चुना जा सकता है जो ग्रेजुएट नहीं, खुद ग्रेजुएट हो। कोर्ट यू कैन नॉट जज हिम, कि इट इज पीपल हु आर बेस्ट जज फॉर दैट।
It is in the court of people who has to decide as to who will be better than. और कई पीपल, अगर आम आदमी ये महसूस करता है कि नॉन मैट्रिक पीरियड उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है डॉक्टरेट वालों को, दूर हाँ बोल दिया डेमोस्टिक अपॉर्चुनिटी और बल्कि उसमें जरूरत है पीएचडी करने वालों को अपने आप को सुधारने की कि आप जनता को क्यों पसंद नहीं करते, पसंद नहीं था बहुत बढ़िया पाप। तो इसलिए इस डेमोक्रेसी की ताकत है ये। नहीं तो बहुत बढ़िया आपने बताया था, बहुत बढ़िया था सर। इस पे आते हैं सर, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोलना सही है? और सर संविधान में दी गई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या आज के दौर में सेंसरशिप का हथियार नहीं? एक तो अपने यहाँ जो आर्टिकल 19(1)(a है अभिव्यक्ति की आज़ादी जो दी गई है वो इतना सोच समझ कर दी गई। हम अमेरिका से इस मामले में बेहतर हैं कि अमेरिका में बाकायदा कुछ भी कहने की आज़ादी है, कोर्ट में धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस लगा। जब हमारा संविधान बन रहा था, विशेषकर 19(1)(a जब फ्रेम हो रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर थे बी.एम. राउ। बी.एम. राउ बहुत बड़े आदमी, कभी ऊपर चर्चा करूँगा। बी.एम. राउ वाज अंडर ही एडवाइजर फॉर Johnson. He was for some time he was Prime Minister of Jammu Kashmir. He was ICS officer. He was recommended for Federal Court Justice आज के सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट की जस्टिस छोड़ करके उन्होंने कहा कि नहीं मैं अंडर ही एडवाइजर रहूँ। तो वो गए अमेरिका। फ्रैंक बोटर साहब चीफ जस्टिस थे अमेरिका के, उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, जो कि आप शुरुआत कर रहे हैं लोकशाही में, तो आप हमारे जैसी गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 1779 में संविधान बनाया था, तो उस समय ये सब बातें नहीं थी। तो उनसे अनुभव लेकर के हम लोगों ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की है आर्टिकल 19(2) और वो बहुत खूबसूरत बैलेंस है हमारे अधिकारों के और राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्रीय अखंडता, डिफेमेशन, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इन सब के आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। रही बात सेंसरशिप की, जो मेरी समझ है, सेंसरशिप नंबर 1 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नंबर 2 हमें उतना ही मिलता है जितना कि हम चाहते हैं कि हमको मिले। बहुत बढ़िया। प्रेस के फ्रीडम पे बाहरी दबाव उतना अधिक नहीं है जितना हमारे लालच का दबाव अंतर वाला है। बाहर तो खूब आज़ादी मिली हुई है, अपने स्वार्थ की वजह से, अपने बाकी आधारों की वजह से, अपना मतलब दूसरे उद्देश्य पूरा करने की वजह से हम अपने खुद ही प्रतिबंध लगा लेते हैं। संविधान के मुताबिक कहीं कोई बंदिश ऐसी नहीं है जो हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी में बाधा है। ठीक सर, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि परिवर्तन बहुत जरूरी है हर चीज में जी, आगे बढ़ने के लिए। सर 1950 का संविधान आज के 2026 के डिजिटल और बदलते हुए भारत की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है सर? क्या सर हमें पूरी तरह से एक नया संविधान नहीं चाहिए सर? अच्छा, नए संविधान का मतलब क्या कि पूरा एक साथ समाप्त करके दूसरा शुरू करें, ऐसा नहीं है। जितने प्रोविजंस बदल दिए गए हैं, जो हमारे संविधान में अब तक संशोधन हो चुके हैं, संविधान में संशोधन करना उतने हिस्से को नया लिखने के बराबर होता है। और अगर आप 100 से अधिक बार या उसके आसपास बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं, तो इतने वर्षों में आपने संविधान के उतने हिस्से को फिर से लिख दिया है और आम आदमी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लिखा है। अगर ये महसूस किया गया कि नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कोई कमी रह गई है, तो वहां पर आपने संशोधन किया। अगर आपने महसूस किया कि नहीं 370 बेमानी हो गया है, नहीं होना चाहिए, आपने 370 को हटाया, 35A को समाप्त किया। अगर आपको ऐसा लगा कि आर्टिकल 352 का दुरुपयोग हो रहा है, तो 352 भी आपने संशोधन की थी। तो ये संशोधन भी तो संविधान को लिखना ही होता है। और संविधान में एक चीज यहाँ पर और हमें समझ लेना चाहिए कि संविधान में संशोधन की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर परिवर्तन के जब कानूनी तरीके उपलब्ध होते हैं, तो जनता उसके परिवर्तन के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक बात, ठीक कह रही। उन ममालिक में जहां पर कि कानूनी तरीके उपलब्ध नहीं है, वहां पर क्रांति होती है और पूरा का पूरा परिवर्तन होता है। और क्रांति कभी किसी देश के हित में नहीं, कभी। हम सौभाग्यशाली हैं कि इतने लंबे समय से हमने इस संविधान को न केवल जिया है बल्कि आत्मसात किया है, संविधान के मुताबिक हमने आचरण किया है, और जिसका प्रमाण है कि इतने समय से हम एकजुट हैं, एक साथ हैं। आसपास के देशों में जहां पर कि तुरंत तानाशाही आ गई और कू हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया,
आप सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस देश में 52 सांसद वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा है, मानी चंद्रशेखर जी, और पत्ता नहीं गिला है किसी सत्ता हस्तांतरण के बारे में। एक दिन बल्कि के लिए बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, इस पर मैं एक अनुभव व्यक्तिगत अपना चर्चा में कर लेता हूँ सर। जैसे नहीं कि सब बच्चे हैं हमारे, तो ऐसे बच्चे नई पीढ़ी तो अखबार में जो निकलता है उससे बहुत जल्दी मुतासिर होती है, प्रभावित होती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था, और नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये देवगौड़ा साहब के पास बाद शायद इंद्र कुमार गुजराल साहब आने वाले थे, या कुछ इसी तरह से था, 22 वर्षा था। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के दिन शायद छुट्टी थी, मेरा बेटा दिन भर देख रहा था, लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गए थे। शाम को मुझसे पूछ रहा है कि पिताजी, दिन भर लोग संसद में ये सब केवल शोर शराबा ही करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं मेरे बच्चे, उस देश में जहां पर 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता हो, उस देश में जहां पर के व्यक्ति 1000 स्क्वायर मीटर में जिसका मकान हो, वो 4 इंच सरकारी जमीन जरूर कब्जा करने की नीयत रखता हो, वो देश जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक फैला हो, वो के देश जो अरुणाचल से लेकर गुजरात तक फैला हो, इतने बड़े देश की बादशाहत अगर दिन भर चर्चा करने के बाद एक के सिर से दूसरे के सिर पे चली जाए, साष्टांग दंडवत करना इस देश के संविधान को, इस देश का संविधान, इस देश के यानी इट इज व्हाट यू आर एंजॉयिंग। सर आरक्षण को लेकर संविधान की मूल भावना क्या थी सर? क्या आज ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है, या क्या लगता है सर, क्या क्रीमी लेयर का और फायदा दायरा और बढ़ना चाहिए क्रीमी लेयर का? दरअसल इस पे मतभेद हो सकते हैं, क्रीमी लेयर का वो रिजनेबल हो सकता है, इस पे चर्चा हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में चर्चा हो भी रही है, मुकदमे गए भी हैं। लेकिन जो आरक्षण के पीछे दर्शन है वो सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए 100 मीटर की रेस में एक हम ऐसे व्यक्ति को खड़ा करते हैं जो कि वो बोल्ट है ना, 100 मीटर रेस वाला चैंपियन। जी सर। तो बोल्ट हो और एक तरफ एक बैसाखी वाला व्यक्ति हो, तो ये रेस तो शुरू होने के पहले ही समाप्त हो गई, निर्णय हो गया कौन आगे जाएगा, कौन जीते। तो समान लोगों के बीच समानता हो, तो बराबर लोगों के बीच वे लोग जो पारंपरिक रूप से गैर बराबर थे, इसके पीछे दर्शन इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि हम समान तभी होंगे जब सबको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों प्रकार का जस्टिस, तीनों प्रकार का न्याय होगा। और वे लोग, मैं बहुत पीड़ा से कह रहा हूँ कि आज़ादी के पहले या बाद में भी हो सकता है ऐसा हो कहीं कहीं कि जो लोग के आम लोगों के साथ बैठ करके पानी पीने का अधिकार नहीं रखते थे, उनको बाकी लोगों के साथ रेस में शामिल करना, मैं समझता हूँ कि अपने आप में न्याय का सिद्धांत नहीं होता। तो इस पवित्र उद्देश्य से कि बाकी लोगों को भी बराबरी के लेवल पे खड़ा किया जाए, हाँ, उसको लागू किस रूप में किया जाए इस पर मतभेद हो सकता है, सिद्धांत तक कोई मतभेद नहीं। मतलब जरूरी है ऐसा कुछ? जो कमजोर है महिला के लिए है, बाकायदा महिला के लिए आरक्षण है, क्योंकि महिलाएं तो वो तो वंचित लोगों में भी वंचित रही हैं पारंपरिक रूप से। तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण हुआ है, या इवन जो फिजिकली चैलेंज्ड है या अन्यथा वो सक्षम है, तो उन लोगों के लिए है, वो केवल इसीलिए कि बाकी लोगों के बराबर भी उनको मिल सके। तो ये सभी कुछ एक ही दर्शन का हिस्सा है। हाँ, लागू करने पर समाज धीरे धीरे इसमें परिवर्तन की मांग कर सकता है, और मुझे उम्मीद है कि आपका सिस्टम इतना मौजूद है कि इसको बेहतर करने का तरीका न मिलेगा। सर हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन सर ये एक आम आदमी की समझ से बाहर है सर, क्योंकि ये लिखा गया है लॉ इज पैराडाइज भाषा का। तो सर ये क्या ठीक है सर? बड़ा इसलिए ही बन पड़ा ताकि लोग और आसानी से समझ सके। अमेरिकी संविधान तो इसे बहुत छोटा है, तो तमाम चीज़ें जो महसूस की गई कि छोटे से संविधान पे लिखने पर लोग समझ नहीं पाएंगे, तो एक एक बात को स्पष्ट कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी आपको जब संविधान जैसा दस्तावेज आप तैयार करते हैं, तो एक एक कामा और फुल स्टॉप महत्वपूर्ण मिलता है।
आप कामा फुल स्टॉप भी गलत जगह पर लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि अधिक बात को जब कम शब्दों में हमें कहना होता है तो आप सूत्रात्मक होते हैं, आप फार्मूला के रूप में अपनी बात कहते हैं, तो उसी रूप में लिखा गया है। ऐसा नहीं है, आम लोगों के समझ में आने लायक है। और बहुत जो कठोर बात, बहुत जो टेक्निकल बात है, अब मैं थर्मोडायनेमिक्स को नहीं जान सकता। थर्मोडायनेमिक्स की जो बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो थर्मोडायनेमिक्स का जानकारी ही जानेगा, या मैं हार्ट के बारे में तो जो हार्ट का एक्सपर्ट है वही जानेगा, और उसमें भी अब तो सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया। तो सामान्य वो शब्दावली ऐसी है जो कि आम आदमी समझ सके, उस भाषा को जानने वाला। हाँ, जहाँ एक्सपर्ट जानकारी की आवश्यकता है वहाँ पर तो निश्चित रूप से थोड़ा सा, जिसकी ट्रेनिंग है इसीलिए विशेष ट्रेनिंग होती है कि वो थोड़ा और बेहतर तरीके से जान सके, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। सर जैसे संविधान सर एकदम त्वरित न्याय की बात करता है, लेकिन सर लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं सालों से, क्या हमारा संवैधानिक ढांचा सब न्याय देते हुए विफल रहा है सर? ढांचे में कोई कमी नहीं है। मतलब मैं विनम्रता पूर्वक एक बात चर्चा करूँ कि वो दोष ढांचे का नहीं है, वो दोष कहीं न कहीं इसे लागू करने का है। ये संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी केवल राजनेता पर नहीं है, केवल ब्यूरोक्रेट पर नहीं है। इस संविधान को हम भारत के लोगों की ओर से लिखा गया। शुरुआत, जो उद्देशिका की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, और अंत होता है टू गिव इट टू आवरसेल्व्स। हमने ही लिखा, हमारी ओर से ही लिखा गया और हमें ही दे दिया गया। तो ये जो देर होता है, ये देर होने में कई फैक्टर्स हैं। न्यायाधीशों की कमी भी एक फैक्टर है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा एक नागरिक के रूप में मैं कहूँगा तो हमारे मित्रगण नाराज होंगे, बाकी इस पेशे से जुड़े हुए कई बार हम भी क्लाइंट के रूप में भी अब चाहते हैं कि अगर मैं हारता हुआ होता हूँ तो बेवजह के उसमें डेट लेने की हमारी जो सोच होती है, तो नागरिक के रूप में थोड़ा सा हमें भी ईमानदार होना पड़ेगा। और जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं वो तो खैर उनकी मजबूरी है, उन्हें वो जो लीगल प्रोफेशन में लोग हैं तो उनका, हम नागरिकों का और जुडिशरी का और सरकार का सामूहिक प्रयास होगा। पहले की तुलना में अंतर आया। हाँ सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी हैं, अब कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह की बातों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, अब से 40 साल पहले इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता था। अब आम आदमी की सोच में आ गई तो हर व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, जिला अदालतों में भी हर व्यक्ति हो गया। लेकिन हाँ, बेहतर करने की गुंजाइश हर समय रहती है, लेकिन इसमें दोष संविधान के ढांचे का नहीं है, इसमें दोष लागू करने के धरातल का। सर प्रस्तावना, प्रियम्बल का वह कौन सा एक ऐसा शब्द है कि भारत को बिखरने से बचाया जाता है? कभी भी किसी शब्द ने किसी देश को बिखरने से नहीं बचाया है सर। देश को बिखरने से बचाया है वहां के लोगों ने। सर अगर शब्द बचाते तो लोग सोने के संविधान लिख करके अपनी दीवारों में टंगवा लिया करते। काले सफेद अक्षर के लिखे हुए वो जो काले सफेद जो हर्फ होते हैं, उनको हमने दिल में कितना हृदयंगम किया है, राष्ट्र उससे बचता है। आपकी मुराद अगर संविधान के अंतिम वाले हिस्से पर है जो 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ठीक है, जोड़ दिया गया उसी प्रकार से जैसे 42वें में वो संविधान, वो सोशल और सेकुलर जोड़ दिया गया। लेकिन इस वजह से हम बिखराव से नहीं बचते हैं, इस वजह से जो बात पहले से ही है उसको केवल साफ कर दिया गया है, और आगे भी जब हम बचेंगे तो इसकी वजह से नहीं बचेंगे। जहाँ जहाँ लोगों ने संविधान को कई बार, दसियों बार बदला, पाकिस्तान में या हमारे बांग्लादेश में, म्यांमार में, श्रीलंका है, वहाँ पर भी संविधान उतना ही खूबसूरत था जितना हमारा है सब। और ब्रिटेन का संविधान तो बिल्कुल अनगढ़ है, वो तो कोडिफाइड ही नहीं है। उसके बाद भी अगर वो एकजुट है, पूरी दुनिया पर वो शासन कर रहे थे, तो वो किसी शब्द की वजह से नहीं, अपनी जज्बे से कर रहे थे। बहुत बड़ी सफा। तो संविधान चलता है, वहाँ पर रहने वाले दरबोनों की गिनती से नहीं चलता, वहाँ पर रहने वाले लोगों के दिल से। सर बाबा साहब ने कहा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, पर उसे चलाने वाले लोग अगर बुरे होंगे तो वो बुरा साबित होगा। सर आज के संदर्भ में उसे कैसे 100% ये शाश्वत सत्य है। अगर कुछ पंक्तियां जिनको अगर कोई पूछे पूरे इतिहास में
जो कि सदैव सही रहेंगी, उसमें से एक है जो हम सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतिम भाषण में, ये भाषण मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है, कम से कम साल में एक बार तो मैं जरूर पढ़ता हूँ, 25 नवंबर को, ताकि 26 नवंबर को मैं चर्चा कर सकूँ इस पे, कि अभी जो चर्चा भी आपसे हुई है कि चाहे जितना अच्छा संविधान हो, अगर वहाँ पर चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो उसका कोई मतलब, बुरा सब। और चाहे जितना अनगढ़ भाषा में संविधान लिखा गया हो, अगर उसे बरतने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान बहुत खूबसूरत होगा। आप बेशक बहुत खूबसूरत, इस देश में रहने वाले लोग, मैं गर्व से कह रहा हूं कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस संविधान को उन्होंने बहुत लंबे समय से जिया है, बहुत लंबे समय से इसके मुताबिक आचरण किया है, इतने लंबे समय से इसके मुताबिक पुष्पित पल्लवित हुए हैं, इसी के मुताबिक तमाम सफलताएं हासिल है। कल्पना कर लीजिए, मैं तो एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं, चाहे जो सरकार रही हो मैं उनसे लेगा, आपके यहाँ एकमात्र देश है, मतलब सोवियत रूस में लाखों की बलि देकर के जो स्टालिन नहीं हासिल कर रहा है, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट के माध्यम से कानून बना करके हमने लाखों लोगों, हजारों लोगों से जमीन लेकर के लाखों भूमिहीनों को बांट दिया और एक कतरा खून नहीं बना है। पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई कुतरा बुलाव नहीं मिलता। हमसे अलग हुआ पाकिस्तान, आज भी वहां पर जमींदारी है, और जमींदारी होने का कुप्रभाव क्या होता है कि पूरा देश, अगर ये लैंड रिफॉर्म्स नहीं होते तो मुझे आशंका है कि पूरे देश में बेचैनी होती और पूरे देश में विद्रोह जैसे निश्चित रूप से परिस्थितियां हो सकती हैं। तो ये केवल हमारा एकमात्र देश है जो अपनी आसानी से सबकी हो रहे हो। तो इस मामले में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने इसको हासिल किया है और उसको अच्छे तरीके से बढ़ता है। आगे भी मैं बहुत आशावादी हूँ, और आशावादी ऐसा नहीं कि केवल आशावादी होने की वजह से, एक संविधान के सुधी विद्यार्थी के रूप में, और संविधान को सौभाग्यवश मैंने अपने लेवल पर जितना संभव है ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ और एलएलएम में, उसके बाद अब वो जो पूरे उसके इतिहास और उनके काम करने का तरीका देखा है, आप जितनी सीमा में रह करके आप जितना खूबसूरत संविधान किसी ने नहीं चाहा, किसी ने नहीं चाहा। मतलब इवन अमेरिका में एक बार 1858 में एक बार ऐसा हुआ जिसमें कि 1858 में एक केस की वजह से ड्रेड स्कॉटबरम स्टैनफोर्ड के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ऐसा दे दिया कि पूरे अमेरिका में गृह छिड़ गया, जो 1865 में अब्राहम लिंकन की बलि लेकर समाप्त। और छोटा सा था कि एक ब्लैक व्यक्ति गया और कहा कि भाई हमें भी बढ़ने की आजादी चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, नो, blacks are blacks and whites are whites, they cannot be equal, they cannot be given equal status। और जब व्यक्ति को ये लगता है ना कि हमारी चिंता हम अदालत भी नहीं करेगी, जब कानूनी रास्ते नहीं रह जाते न्याय पाने तो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके तो विद्रोह शुरू हुआ और सिविल वार छिड़ गया। हम सौभाग्यशाली हैं कि न तो कोर्ट की ओर से और न ही हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की ओर से कभी भी ऐसे दुर्दिन देखने पड़े, और मुझे पूरा भरोसा है कि कभी ऐसा। सर बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर आपसे बात करके, और लग रहा है कि इतनी जल्दी समाप्ति ना हो, पॉडकास्ट चलता रहे। सर आप ज्ञान का एक सागर नजर है, और सर नो डाउट कानून को बनाने वाले, संविधान को लिखने वालों के प्रति आज मेरे व्यूअर्स का मेरा सम्मान और बढ़ गया है इतने अच्छी बात होंगे। सर एक छोटा सा राउंड एक आपके साथ मैं और बात करता हूं। सर उस राउंड का नाम है सर फास्ट राउंड। इसमें क्या करना? सर मैं इससे आपसे एक शब्द बोलूंगा, उस पर आपको एक लाइन में अपना जवाब देना है कि दीक्षित जी उसके बारे में क्या सोचेंगे। अनुच्छेद 370 तो भूतकाल की विषय वस्तु, क्या बात है। ईवीएम सबसे अच्छा तरीका है लोकशाही के, आप सहमत हो? आओ पूरे तो ये विपक्ष वाद रहता है कि ईवीएम के वैसे हो रहा है। वो राजनीतिक लोग हैं, मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ, किसी के उस पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन ईवीएम बाकायदा सोच समझ करके लाया। मैं अगर आपके पास समय हो 2 मिनट में मैं कहूँ, हमने अपने बचपन में वो दिन देखा, हम उससे छोटे हैं, पता नहीं आपने देखा तो नहीं देखा है, कि जिसमें कि चुनाव में क्या कुछ होता था, मैं नहीं कहूंगा तो ठीक रहेगा सर। और राजीव गांधी जी के जमाने में प्रयोग, उसके पहले प्रयोग के तौर पर केरल में 2 असेंबली में इसको शुरू किया गया, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन नहीं होगा तब तक ये मान्य नहीं है, संशोधन किया गया। इट इज डूइंग लाइक एनीथिंग एल्स,
So it is excelling like anything. तो मेरी आप सहमत हैं? हाँ संविधान की सर गारंटी ये लास्ट शब्द यूसीसी समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, और आप श्योर कि ये होगा ही इस देश में। बहुत बढ़िया सर। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स को बहुत फायदा पहुंचाया आज, और इतना अच्छे से आपने इसको समझाया कि शायद ये सबसे सफल मेरा पॉडकास्ट होने वाला है। आभार। विचिज आप आए, आपने इतना मेरे व्यूअर्स को लाभ पहुंचा। सर ये मेरी टीम की तरफ से थोड़ा सा ये मोहित तो आपके लिए, Thank ताकि you. हमें आदत Thank you very much.